अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग इंग्लिश 511 का लेसन नंबर 10 करने जा रहे हैं। 10 और 11 मैं कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर दें। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 10 है आपके पास कंप्रीहेंशन ऑफ डिस्कोर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आता है वो डिस्कोर्स स्ट्रक्चर, थ्योरी, प्रैक्टिसेस और यूज़ के बारे में बात करते हैं। अब जब क्लेम हुआ था कि जो थ्योरी ऑफ डिस्कोर्स है इसके अंदर सर्फ और रूल्स होते हैं, कन्वेंशंस किए जा रहे थे जो गवर्न कर रहे थे डोमिनेट को, यानी डोमिनेट कर रहे थे स्ट्रक्चर और फंक्शनल अप्रोचेस टू डिस्कोर्स। ये कैसी अप्रोच है कि ये कैसी अप्रोच है जिसके अंदर स्ट्रक्चर अप्रोच यूज़ की जाती हैं और स्ट्रक्चर अप्रोच का एम होता है कि वो डिस्कवर करे रूल्स। अब ये वो रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है, जिसकी नतीजे में आप एक वेल फॉर्म टेक्स्ट लिख सकते हो, एक्सेप्टेबल एक वेल फॉर्म टेक्स्ट लिख सकते हो। कोहेंशन कोहेंशन जो है ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है नोशंस के अंदर ऑफ कोहेंशन। हेलिडे और हैसन 1976 के अंदर उन्होंने डिफाइन किया था कोहेंशंस को। कोहेसन जो है बेसिकली ये रेफर करता है रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को जो कि एग्जिस्ट करती हैं, किसी भी लिंक करती हैं किसी भी सेंटेंस को एक से दूसरी तरफ। कोहेशन कोहेसन जो बेसिकली ये एक ऐसे प्रोसेस है या इसमें एक हम अगर देखें तो इसमें हम रेफर करते हैं किसी भी सेंटेंस को दूसरे के साथ रेफर कर रहे होते हैं। इसमें रेफरेंस के बारे में बात की जा रही होती है। टाइप्स या इसकी कैटेगरीज देखें तो एक हमारे पास क्वेश्चन की टाइप आती है रेफरेंस। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, रेफरेंस जो होती है ये बेसिकली लिंक करता है दो ऑब्जेक्ट्स को या दो वर्ड्स को या दो इवेंट्स को। इसके बाद ही आप देखते हैं टॉपिक 58। यहाँ पे हम देखते हैं यूज टू एस्टेब्लिश कोहेरेंस। तो स्ट्रेटजीज जो यूज़ की जाती हैं जिनके थ्रू हम इस्टेब्लिश करते हैं कोहेरेंस को, उसमें सबसे पहले होता है गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन हमें रेफर करता है वो इन्फॉर्मेशन जो कि ऑथर और स्पीकर जो होता है अज्यूम करता है कि रीडर या लिसनर जो है उसे पहले से पता हो। यानी कि गिवन इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन जो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को पहले से मालूम हो। वेयर जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती हैं ये वो इन्फॉर्मेशन होती हैं जो बताई जाती हैं, जो पढ़ने या सुनने वाले को पहले से पता ना हो उन्हें बताई जाए, उन्हें हम कहते हैं कि ये न्यू इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह डायरेक्ट मैचिंग आपके पास आता है। डायरेक्ट मैचिंग सिंपलेस्ट केस होता है जो कि शोर करता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो टारगेट सेंटेंस को डायरेक्टली मैच कर रही है, कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस के अंदर वो एंटीसीडेंट के तौर पे काम कर रही है। जैसे कि आपके पास एक सेंटेंस था, वी गॉट सम बेयर आउट ऑफ अ ट्रंक, यानी हमने कुछ बेयर ट्रंक से निकाल लिया। द बेयर वॉज वार्म। अगर हम कंप्रीहेंडिंग देखें तो इसमें हमें पता चला जो कंप्रीहेंडिंग होता है बेसिकली वो टारगेट सेंटेंस होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट डिवाइड करते हैं उसे गिवन और न्यू इन्फॉर्मेशन के दरमियान। देन हम उसमें डेफिनाइट मतलब उसमें हम डिफाइन करते हैं आर्टिकल्स को, फिर मार्क करते हैं, फिर हम देखते हैं। अब जैसे कि सेंटेंस था ना कि बेयर वाज वार्म, तो यहाँ बेयर जो था वो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी और वाज वार्म वार्म हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन थी। तो ये एक हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ब्रिजिंग जो होता है ये भी लिंक क्रिएट करता है दो सेंटेंस के दरमियान। दिस क्रिसमस ही गॉट वेरी ड्रंक अगेन, ये हमारे पास एक लिंक बन गया था कि इस क्रिसमस वो जो था डायरेक्ट सेंटेंस था ना कि उसने ड्रंक किया दोबारा से, मतलब हमारे पास पुरानी इन्फॉर्मेशन भी थी और न्यू भी थी। ड्रंक किया दोबारा से यानी वो पहले भी ड्रंक करता था, सो उसने दोबारा से ये काम किया। नेक्स्ट सब्जेक्ट के पास इम्पोर्टेंट जो आता है वो होता है रोल ऑफ वर्किंग मेमोरी। रोल ऑफ वर्किंग मेमोरी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास आता है डेनमैन और कारपेंटर जो थे उन्होंने डेवलप किया था एक कम्प्लेक्स रीडिंग स्पैन था, जिसमें ये स्पैन टास्क था, बेसिकली रीडिंग स्पैन टास्क था जो एग्जामिन करता था ट्रेड ऑफ को। अब रिसर्चर्स जो थे इसमें उन्होंने अब पार्टिसिपेंट को देखा, उन्हें बताया, उन्हें कहा कि आप रीड अलाउड करें एक सीरीज ऑफ सेंटेंस को, और जब वो रीड आउट अलाउड कर लेते हैं तो आप रिकॉल करें उसमें फाइनल वर्ड को हर सेंटेंस के अंदर।
अब ये जो टास्क था ये स्टार्ट हुआ 2 सेंटेंस को लेकर सीरीज के अंदर, ये प्रोग्रेस हुआ अनटिल जब तक के वो बंदा उसने सही से रिकॉल नहीं कर लिया। वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑफ कोर्स इसमें हम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लेके आते जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं डिस्कोर्स कम्प्रीहेंशन को, हम इसमें हर चीज़ लेके आते हैं। इसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या था उस चीज़ का, इंडिविजुअल ने किस तरह उस सब्जेक्ट मैटर को पैसेज के अंदर लेके आया, किस तरह वो वर्क हुआ, उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी और उसे कैसे यूज़ किया गया था। लेसन नंबर 11 आपके पास आता है मेमोरी फॉर डिस्कोर्स। मेमोरी फॉर डिस्कोर्स के अंदर अगर देखें तो इसमें प्रिजर्व वर्किंग मेमोरी होती है जिसका पार्टल रोल होता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग इफेक्टिवनेस के अंदर। इसमें हम एसेंशियल टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं जो रिजॉल्व कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर्स को, लेक्सिकल एम्बिग्यूटी को। नेक्स्ट आपके पास ये इंपॉर्टेंट जो आता है क्योंकि हम इसमें इंपॉर्टेंट कर रहे थे जो पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट था, प्रेपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन। अब एविडेंस ने बताया साइकोलॉजी के अंदर कि जो प्रोपोजिशंस होते हैं वो किनसेट और कैनन की तरफ से लाए गए थे, यानी इन्होंने प्रोपोजिशंस को इंट्रोड्यूस करवाया था। किनसेट कैनन जो थे इन्होंने अबाउट 1.5 सेकेंड रीडिंग टाइम के अंदर प्रेपोजिशन को ऐड किया था। बाद में हम देखते हैं कि लोअर एस्टिमेट किया गया था टाइम को, फिर देन इनकोड किया गया था सिंगल प्रेपोजिशन को। तो ये पूरा प्रोसेस चला था, बट आपको याद रखना है कि सेज और कैनन का नाम इन्होंने प्रेपोजिशन को वर्क किया था। नेक्स्ट आपके पास आता है काइंड ऑफ सिचुएशनल मॉडल। अब सिचुएशन मॉडल क्या है? सिचुएशनल मॉडल जो होता है ये ऐसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर अफेयर ऑफ टेक्स्ट की बात की जा रही होती है, अफेयर्स की बात की जा रही है, लाइक स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट टेक्स्ट रेफर टू। यानी कि हम सिचुएशन मॉडल देखते हैं कि आप जो बात लिख रहे हो, जो बोल रहे हो, वो किस चीज, वो अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग सिचुएशन है या नहीं। काइंड ऑफ सिचुएशन मॉडल के देखें तो हमारे पास ये प्रोसीडिंग एग्जांपल्स आती हैं सिचुएशन मॉडल्स की, वो है स्पेशल मॉडल। जब हम दूसरी काइंड देखते हैं सिचुएशन मॉडल की तो हमारे सामने नाम दो आते हैं, जॉन और रेड वंस के। इन्होंने आइडेंटिफाई किया था नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स। तो अब पहले तो हमें सिंपल पता था कि स्पेशल मॉडल होता है, लेकिन जॉन और रेड वंस के ने आइडेंटिफाई किया था मुख्तलिफ मॉडल्स को, जिनमें एक उन्होंने बताया था कैजुअल मॉडल, जिसमें हम कैजुअल रिलेशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसमें हाई लेवल होता है रिप्रेजेंटेशन का किसी भी सिचुएशन मॉडल को लेकर। इसमें जो आइडियाज़ होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट के अंदर होते हैं, लाइक जो लोग या जो एक्शन, जो सेटिंग्स, जो मतलब इस तरह की बात की जाती है। इंफॉर्मेशन जो सिचुएशन मॉडल्स के अंदर इंटरेक्ट कर रही होती है प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को लेकर। तो ये था जी लेक्चर नंबर 11। जल्दी से हम, क्योंकि अभी 10 मिनट की अभी हार्डली वीडियो बनी है, तो हम जल्दी से लेसन 12 की तरफ चलते हैं। लेसन 12 के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास आता है स्कीमा। स्कीमा के अगर हम देखें तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिमेंटिक मेमोरी के अंदर यूज़ किया जाता है, जो स्पेसिफाई करता है जनरल और एक्सपेक्टेड अरेंजमेंट ऑफ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन को। जेनर जो होते हैं ये स्कीमेटा कंसिडर किए जाते हैं, या यूँ कह लें कि स्कीमेटा के अंदर जब हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम कंटेंट की बेस बना देते हैं, बिहेवियर ऑफ बर्गलर की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहुँच के हम कहते हैं कि जेनर पे आ गया। अब जेनर क्या है? जेनर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जनरल एक्सपेक्टेशन की। अब ये जनरल एक्सपेक्टेशन जो होती हैं ये इंफॉर्मेशन के बारे में बात करती हैं। ये वो इंफॉर्मेशन है जो डिस्कोर्स की गई थी या जो अरेंज की गई थी डिस्कोर्स के लिए। साइकोलॉजी स्टूडेंट जो होते हैं वो फेमिलियर होते हैं, एक और जेनर है जिसके मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है ये अपने जर्नल आर्टिकल्स के अंदर यूज़ करती है डिफरेंट जेनर्स को। जो आर्टिकल्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू, फिर उन्हें फॉलोड किया जाता है इंट्रोडक्शन, यानी उन आर्टिकल्स के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, फिर इंट्रो की तरफ वो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट बताते हैं, लास्ट में वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट जो होते हैं वो इनकाउंटर करते हैं जनरल आर्टिकल्स को सबसे पहले, फिर वो फ्रिक्वेंटली उसकी रिपोर्ट्स को देखते हैं, फिर उसमें डिफ़िकल्टी जहाँ मौजूद होती है उसे अंडरस्टैंड करते हैं, देन वो उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर उसका रिजल्ट बताते हैं और लास्ट पे अपनी डिस्कशंस देते हैं।
आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, जो चीज़ नहीं समझ आती मुझे पता कर दिया करें। स्टोरी ग्रामर। स्टोरी ग्रामर बेसिकली एक ऐसा स्कीमा है सिमेंटिक मेमोरी के अंदर जो आइडेंटिफाई करता है टिपिकल और एक्सपेक्टेड अरेंजमेंट को। अब ये जो एक्सपेक्टेड अरेंजमेंट होती हैं किसी भी इवेंट की हो सकती हैं और स्टोरी के रिलेटेड होती हैं। इन जनरल हम कहते हैं कि स्टोरी ग्रामर जो होती है इसमें हम नैरेटिव के बारे में बात करते हैं, इसमें सेटिंग्स को देखा जाता है, इसमें एक या एक से ज़्यादा एपिसोड्स यूज़ हो रही होती हैं, देन उसका एक एंड होता है, कंप्लीट स्टोरी होती है आपके पास। फिर साइकोलॉजिकल वैलिडिटी ऑफ स्टोरी ग्रामर देखें तो ये फेयर अमाउंट ऑफ एविडेंस इसमें इंडिकेट कर रहे होता है कि जो स्टोरी ग्रामर है कि उसे सामने वाला कितना लाइक कर रहा है, आया वो स्टोरी ग्रामर करस्पॉन्ड हो रही है सेवरल एस्पेक्ट्स को लेकर। अब ये जो सेवरल एस्पेक्ट्स होते हैं ये कम्प्रीहेंशन होती है, ये कम्प्रीहेंडेड प्रोसेस होते हैं सिंपल स्टोरीज का। इसमें हम सेवरल एविडेंस यूज़ कर रहे होते हैं, हर एपिसोड के अंदर हम बता रहे होते हैं कि कैसे हमने स्टोरी को रिलेट किया था। देन आपके पास आती है क्रॉस कल्चर इन्वेस्टिगेशन। अब जब हम बात करते हैं मेंडल, स्क्रिबनर, कोल, डिफॉरेस्ट, इन्होंने एग्जामिन किया था कि कितने पैटर्न हैं स्टोरी को रिकॉल करने के और वो पैटर्न कितने सिमिलर हैं और कितने डिफरेंट कल्चर्स को लेके चलते हैं। देन उन्होंने बात की थी कि जो लिटिल एविडेंस होते हैं जिनके अंदर इश्यूज पाए जाते हैं तो उन्हें शुरुआत में देखा गया, फिर उस पर वर्क किया गया। नेक्स्ट आपके पास आता है गैसन कैरम इन अंकल ल्यूस स्टोरी। ये आपके पास एक स्टोरी थी अंकल ल्यूस स्टोरी। एक हाउस बर्न किया जाता है और उसे फिर कोल्ड विंटर नाइट के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं वो भाग जाते हैं वेयरवुल्फ की तरफ, यानी कि 1906 एक स्टोरी आपके सामने लाते हैं गैसन कैलर ने, अंकल ल्यू स्टोरी। अब इसमें हुआ क्या कि सर्दियों की रात थी, घर जल गया, अब बच्चे जो वहाँ थे वो भागे। अब ये बाहर स्नो हो रही है, विंडोज़ बेडरूम की जो है वो फैदर की जा रही हैं और हर चीज़ वो जो सेफ है। बट यहाँ पे बताया गया था कि आई हर्ड द स्टोरी फॉर डजन ऑफ टाइम्स, तो इसमें ये बताया गया था, आपको क्वेश्चन में आता है कि अंकल इस स्टोरी में हुआ क्या था, तो आपको सिंपल 2 लाइंस पता होनी चाहिए कि हाउस बर्न हुआ था, बर्न डाउन किया गया था, कोल्ड विंटर नाइट थी, कुछ लिटिल चिल्ड्रन थे, वो लिटिल चिल्ड्रन उसके अंदर थे, वो बाहर की तरफ भागे। 1906 में ये सारा इंसिडेंट हुआ था इस स्टोरी के अकॉर्डिंग। फिर आपके पास बताते हैं कि रेडर और एंडरसन 1980 के अंदर उन्होंने ट्राई किया था मुख्तलिफ अप्रोचेस को, उन्होंने हाईलाइट करना इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट, उन्होंने एलिमिनेट की थी मुख्तलिफ डिटेल्स। अब जो मैं भी आपको बता रही हूँ ना कि मैं एलिमिनेट कर रही हूँ और डेफिनेट डिटेल्स को, बिकॉज वो आपके पेपर्स में नहीं आती, सो हम पेपर रिलेटेड चल रहे थे। इसी तरह ये एंडरसन ने भी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इसी तरह वेन, गॉयरा, इन्होंने भी मुख्तलिफ एनालॉजीज़ के बारे में बात की थी टेक्स्ट की, जो कि फैसिलिटेट करती हैं कम्प्रीहेंशन को और आपके रिकॉल प्रोसेस को लेके वो बहुत अच्छे से चलती हैं। लेसन नंबर 13 है आपके पास साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। साइन लैंग्वेज अ ट्रू लैंग्वेज विदाउट स्पीच। साइन लैंग्वेज को हम कहते हैं कि ट्रू लैंग्वेज है विदाउट स्पीच। जब हम प्रोडक्शन ऑफ साइन की बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो थियोरेटिकली वर्क कर रहे हैं या नहीं, आया उनके पास अपॉर्चुनिटी है या नहीं कि वो डिस्टेंगल कर रहे हैं कोग्निटिव प्रोसेस को, इसमें जो इंफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन इन्वॉल्व हो रही है वो लैंग्वेज से फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की तरफ जा रही है हमारे स्पीच के साथ या नहीं। स्पीच जो होती है वो शेयर करती है वोकल चैनल्स को, अब वो जो इंस्पायरेशन के थ्रू कर रही होती है, कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे होते हैं, साइन प्रोडक्शंस यूज़ हो रहे होते हैं। जब हम एग्जामिन करते हैं ना सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को दो मोड्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्राइक करते हैं सिमिलरिटी को कि सिमिलरिटीज़ जो होती हैं वो एरर हैं जो कि स्ट्रांगली रिजेंबल कर रहे होते हैं जो चीज़ हमें मिली है उससे। स्टडीज ऑफ साइन लैंग्वेज जो होती है इसमें प्रोडक्शंस के बारे में बात की जाती है। प्रोडक्शंस वो प्रोडक्शंस होती हैं जो वेरिएबल्स होती हैं, इसमें हम इनेबल करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शंस को। इसमें हम कॉन्स्टेंट क्या हो गया कॉन्स्टेंट करते हैं ब्रॉड बायोलॉजिकल फोर्सेस को, इसमें हम स्पेसिफिक स्पीच के बारे में बात कर रहे होते हैं।
बेसिक सिमिलरिटीज बेसिकली वो दो मोड्स में पाई जाती हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के पास बेसिक यूनिट्स होते हैं किसी भी वर्ड किसी भी साइन को लेकर, जिनके अंदर सिंथेटिक रूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है प्रिंसिपली स्पीच बेस्ड साइन लैंग्वेज। इसमें हम दो टाइप ऑफ साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। एक तो होती है जो कि रिलेट करती है ऑर्डिनरी स्पीच बेस्ड लैंग्वेज को, और सेकंड वन करती है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज। स्पीच बेस्ड लैंग्वेज जो होती है बेसिकली इसके अंदर हम स्पोकन वर्ड्स को लेके आते हैं। इसमें ऑर्डर ऑफ वर्ड्स के बारे में बात किया जाता है, मॉर्फीम्स के बारे में यूज़ किया जा रहा होता है, सच है स्वीडिश हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया। अब इसके कॉन्ट्रास्ट जो अगर देखें तो हमारे पास साइन लैंग्वेज आती है जिसमें अमेरिकन साइन लैंग्वेज आ जाती है, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज आ जाती है। अब ये जो साइन लैंग्वेज होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं ऑर्डिनरी स्पोकन लैंग्वेज को लेकर। इसमें हम अपनी मर्जी के वर्ड्स ला सकते हैं, या यूँ कह लें कि इनके अपने मर्जी के वर्ड्स होते हैं, ग्रामेटिकल सिस्टम इनके अपने होते हैं। ISLS स्टैंड फॉर आपके पास आता है तो आप इसमें कहोगे कि इंडिपेंडेंट साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज जब हम देखते हैं तो ये बेस करती है स्पीच ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज को, जिसके अंदर दो मुख्तलिफ काइंस यूज़ हो रही होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं मॉर्फेम ऑफ स्पीच को, और सेकंड वन आपकी बात करती है स्पेलिंग को यानी ऑर्थोग्राफी को लेकर चल रही होती है। चार बेसिक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि पैटर्न, फर्स्ट होता है पैटर्न, सेकंड होता है मॉर्फोलॉजी, थर्ड वन फ्रेज स्ट्रक्चर एंड फोर्थ वन लिंग्विस्टिक प्रोडक्टिविटी। अब वर्ड्स जो कंपोज किए जाते हैं वो फिनोम्स के बारे में बात करते हैं। फिनीम्स जो बेसिकली होता है ये इंटर्न के बारे में बात करते हैं जिसमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स पाए जाते हैं। इसमें हम इंस्टेंस की बात करते हैं, स्मॉलर यूनिट्स यूज़ हो रहे होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं आपके मुख्तलिफ रूल्स को जो कि वन मैनर के अंदर पाए जाते हैं लार्ज यूनिट को लेकर। ASL स्टैंड फॉर अमेरिकन साइन लैंग्वेज। अमेरिकन साइन लैंग्वेज अगर हम देखते हैं तो अमेरिकन साइन लैंग्वेज होती है वो शार्पली डिस्टिंग्विश होती है फ्रॉम मैनुअल फॉर्म ऑफ इंग्लिश। इसमें हम ट्रांसलेट इंग्लिश साउंड करते हैं इनटू साइन। तो बेस्ट नोन होता है वो फिंगर स्पेलिंग होता है जिसमें हम नेम इम्प्लाइज करते हैं ट्रांसलेट इंग्लिश वर्ड लेटर बाय लेटर इनटू मैनुअल फॉर्म। तो ये हमारे पास अमेरिकन साइन लैंग्वेज में हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है एवोल्यूशन ऑफ ग्रामर। अगर हम ग्रामर को देखें तो जो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है इसमें हम एवोलेट करते हैं कि कितनी अच्छी थ्योरी थी। जैसे कि चॉम्स्की ने बताया था कि उसे सजेस्ट किया था 3 क्राइटेरिया। अब अगर इन 3 क्राइटेरिया को अगर देखा जाए तो इन पर अगर आप फुलफिल करते हो आपकी थ्योरी बेहतरीन है। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशनल एडिक्यूसी। ये ग्रामर का इसमें बात किया जाता है ना एक्सेप्टेबल सीक्वेंस यूज़ किए जाते हैं। आया थ्योरी के अंदर कितने एक्सेप्टेबल सीक्वेंस पाए गए थे। नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्क्रिप्टिव एडिक्यूसी। इसमें देखते हैं कि ग्रामर जो है उसमें जो रिलेशनशिप है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है और कितनी डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बात की गई है। फिर एक्सप्लेनेटरी एडिक्यूसी के बारे में बात की जाती है कि थर्ड क्राइटेरिया था जिसे एक्सप्लेनेटरी एडिक्यूसी कहा जाता है। अब चॉम्स्की ने पॉइंट आउट किया था कि थ्योरेटिकल पॉसिबल फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ ग्रामर यूज हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो उसकी बेस क्या है, उसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर वो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर आपके पास आता है साइकोलॉजिकल रियलिटी ऑफ ग्रामर। इससे इंडिकेट करते हैं हम अर्लियर इंडिकेट किया गया था इसमें साइकोलिंग्विस्टिक रिसर्च यूज़ की गई अर्ली मिड 1960 के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर यूज़ हो रही होती है इसमें। डेरिवेशनल थ्योरी ऑफ कम्प्लेक्सिटी को यूज़ किया गया था इस थ्योरी के अंदर आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट आता है वो है सेंट्रलिटी ऑफ अ सिंटैक्स। किसी भी सेंटेंस को देखते हुए किसी भी कंट्रोवर्सीज के बारे में जब बात करते हैं और लिंग्विस्टिक रिगार्डिंग चलता है वो इसके, यानी कि किसी भी कंट्रोवर्सीज के अंदर जब हम लिंग्विस्टिक देखते हैं तो हम देखते हैं कि आया वो लिंग्विस्टिक नॉलेज है वो प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रॉपर वे की तरह यूज़ हुई है या नहीं। हम फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स को देखते हैं तो वो इनसफिशेंट होते हैं, वो खुद से कुछ भी नहीं अकाउंट कर सकते। तो जब तक हम लिंग्विस्टिक कैपेसिटीज नहीं यूज़ करते इनसफिशिएंसीज जो होती हैं ये लीड करती है चॉम्स्की की तरफ जो उसने प्रपोज किया था एक ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर को इन इनसफिशिएंसीज को देखते हुए। ये अब उस वक्त की बात की जा रही है जब ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर जो थी वो फॉर्मुलेट हो चुकी थी। उसमें हम नंबर ऑफ चेंजेस कर चुके थे।
इसमें मोस्ट रिसेंट वर्जन जो था वो चोम्स्काई का 1995 के अंदर उसने एलिमिनेट किया था मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को, और ये वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स थे जो उसके प्रीवियस वर्जन में पाए जाते थे या प्रीवियस वर्जन ऑफ ग्रामर के अंदर पाए जाते थे। उसने उन्हें रिप्लेस किया विद ब्रॉडर रूल। तो ये था जी लेसन नंबर 13। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।